नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये पहले बताइए, चक्रव्यूह में कितना फंसाने वाले हैं आप मुझे? नहीं, आप उतने कुशल हैं कि आप चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। सुधांशु जी, 2014 का चुनाव अगर समय पर हो तो 15 महीने 14 महीने बचते हैं, और अगर समय से पहले हो जाए, जैसा बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जी उस चुनाव के लिए कितनी तैयार है? ऐसा है, चुनावों में दो चीज़ें होती हैं। एक तो तब होता है कि जनता का जब मन बना होता है, और जनता जब वोट देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। इतनी वोट देती है कि आपकी झोली भर जाती है और वोट गिरती रहती है, और जब ले देती है तो आपका धोती लुटा ले जाती है। तो एक तो स्थिति वो होती है। एक चुनाव होता है जहां सामान्यतः मुद्दों पे लोगों की रुचि कम रहती है, कोई बहुत जिसको कहते हैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लोगों के अंदर नहीं होती है। उसमें तैयारी वगैरह इन सब चीज़ों का बड़ा एक महत्व है। वैसे तो भाजपा की तैयारी अभी से चुनाव को लेकर पूर्णता है, लेकिन तब भी जो मैं अगला चुनाव देख रहा हूँ उसमें तो मैं वोट की सुनामी देख रहा हूँ। वहाँ दिखता है कि जनता का मन बना हुआ है कि इस सरकार को, यूपीए की सरकार को, अंग्रेजी का फ्रेज है लॉक स्टॉक एंड बैरल, उठा के फेंक देना है और भाजपा के नेतृत्व की सरकार को इस देश में लेके आना है। आप कहीं चले जाइए जी, आप यूपी चले जाइए, कहने को तो वहाँ मायावती और मुलायम सिंह हैं, लेकिन वहाँ की राजनीति से लोगों में इतनी निराशा हो चुकी है कि अब वो फिर टिकटिकी लगा के एक नए ऑल्टरनेटिव की तरफ देख रहे हैं। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, आप कहीं चले जाइए, इस समय यूपीए की सरकार की छवि और उसके प्रति लोगों में विश्वसनीयता इतनी कमज़ोर है, इतनी कम है कि भाजपा को बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुधांशु जी, मोटे तौर पर अगर मैं सीट्स के हिसाब से देखूं तो 200 सीट ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस भी नहीं है ढंग से। तो यानी भारतीय जनता पार्टी को जो पूरा चुनाव लड़ना होगा वो लगभग 350 सीटों पर लड़ना होगा। देखिए, तो चुनाव थोड़ा टफ हो जाता है जब आपके पास केवल 350 सीटें हों जीतने और हारने के लिए। इसमें अमिताभ जी, आपको दो रूप में इसका विश्लेषण करना पड़ेगा जी। एक विश्लेषण ये करना पड़ेगा कि भाजपा का खुद का क्या होने वाला है, और एक ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि सहयोगी दल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। देखिए, दो स्टेट भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं, हमारे 2 सांसद हैं। किसी ज़माने में 21 सांसद थे, अब स्थिति यह है कि 24 सांसद आएंगे वहाँ से। यूपी 80 सांसदों का प्रदेश, हम केवल 10 पे हैं। आज की स्थिति में जो देख रहा हूँ उसे 50 सांसद अकेले यूपी से आने वाले हैं। तो भाजपा का खुद का ग्राफ इस चुनाव में इतना अधिक होने वाला है कि जो आशा के किसी भी पैरामीटर के बियॉन्ड जाने वाला है। ये मैंने कहा सुनामी की बात कही, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। सुधांशु जी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस का डिटोरिएशन भारतीय राजनीति में जितनी तेजी से हुआ, भाजपा उस खाली हुई जगह को उतनी तेजी से भर नहीं पाई। वो स्थिति गुजरात चुनाव से पहले की लोग कहते थे। गुजरात चुनाव के जीत के बाद एकदम से आपने देखा होगा कि माहौल में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। लोगों में भाजपा इस समय आशा की किरण बन गई है। देखिए, राजनीति में एक होप फैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। आज के निराशापूर्ण वातावरण के अंदर लोगों को अगर आज उम्मीद की किरण, आशा की किरण कहीं दिख रही है तो भाजपा से दिख रही है। एक, भाजपा में नया नेतृत्व आया, राजनाथ जी का बड़ा कद है, उधर नरेंद्र मोदी जी जीते हैं, उधर सुषमा जी का लगातार जो परफॉर्मेंस है लोकसभा में और बाहर, ये एक बड़ी विश्वसनीयता जो है लोगों में पैदा होती जा रही है। और इस विश्वसनीयता को आप उम्मीद में अब धीरे धीरे परिवर्तन करते जा रहे हैं। तो जब तक चुनाव आएंगे, आप देखेंगे कि भाजपा का नेतृत्व जो है देश में आशा की किरण, उम्मीद का केंद्र, होप फैक्टर जिसको मैं बोलता हूं, वो बन जाएगा। और जब एक नेतृत्व होप फैक्टर बन जाता है
तो फिर तो सुनामी आनी आनी। सुधांशु जी, एक बहुत क्रिटिकल मसला भारतीय जनता पार्टी के लगातार पीछे कर रहा है कि आप अपना नेता घोषित करिए 2014 में किसके चेहरे पर चुनाव होगा। और ये मांग सामान्य कार्यकर्ता से लेके और आपके सबसे बड़े एलआई जेडीयू की तरफ से भी आई। आपके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं, आपका जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा एलआई है वो भी कह रहा है कि नहीं, वेल बिफोर टाइम आप बताइए कि कौन आदमी होगा जिसके चेहरे पर चुनाव होगा। वैसे तो पहले, और ये सवाल इतना नाजुक है कि इसके उत्तर में तमाम संघर्ष छुपे हैं। सबसे पुराना एलआई शिवसेना है। शिवसेना। अच्छा, जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, आप ये मुझे बताइए अमिताभ जी, कोई भी राजनीतिक संगठन अपनी रणनीति जो है खुले बाजार में डुगडुगी बजा के सुनाएगा क्या? लेकिन आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि डुगडुगी बजाइए। हाँ, लोग कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जो भाजपा का नेतृत्व है उसको जीत की चिंता नहीं है क्या? वो नहीं समझता कि क्या करने से जीत आएगी और क्या करने से जीत नहीं आएगी? आप लोगों को क्यों लगता है कि हम लोगों के मन में इस विषय में संशय रहने वाला है या पता नहीं क्या होगा? सब हो जाएगा। समय के इससे पहले कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। और मैं इसके साथ एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ जी। भाई, हमारे नेतृत्व के बारे में तो बहुत चिंता है। कांग्रेस 10 साल से केंद्र में सरकार चला रही है, कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में कोई क्यों नहीं पूछ रहा? क्या अगला चुनाव मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, या राहुल गांधी होंगे, या सोनिया जी होंगी, या पी चिदम्बरम होंगे, या एंटनी होंगे? हमसे तो पूछ रहे हैं भैया, उनसे भी तो पूछ लीजिए। ये मैं अभी तक मीडिया का ये दृष्टिकोण नहीं समझ पाया हूं। भाई, जो सरकार में है पहले उससे तो पूछ लो कि अगली सरकार का दावा जो तुम भर रहे हो उसमें तुम्हारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या तुम मनमोहन सिंह को छोड़ने वाले हो? थोड़ा समय आने दीजिए, थोड़ा सब्र करिए, सारी चीजें देश के सामने हो जाएंगी। और मैंने जैसा आपसे कहा, किसी भी रणनीति का ये अहम भाग है कि वो क्या करना चाहिए हमें जिससे हमें सर्वाधिक वोट मिल सकते हैं, वो क्या करना चाहिए जिससे जीत का श्रेय और जीत का सेहरा हमारे सिर बंधेगा। और हम सब जीतना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपसे। कभी कभी आपको नहीं लगता कि जब नेतृत्व की भरमार हो जाए तो भी संकट घनीभूत हो जाता है? देखिए, ये किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। अभी तक अटल जी और आडवाणी जी का कद और उनका नेतृत्व सर्वमान्य था। जब जनरेशनल चेंज होता है तो उस समय इस नेतृत्व की दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सामने आते हैं और उसमें आपको चुनाव करना पड़ता है। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वही स्वाभाविक प्रक्रिया एक नॉर्मल कोर्स में भाजपा में अपने आप तय हो जाएगी। और ये एक बहुत हेल्दी प्रक्रिया है। ये कांग्रेस जैसा नहीं है कि वहां नेतृत्व के नाम पे सारे दरवाजे बंद हैं कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नहीं पता नहीं कितने कितनी जनरेशन तक वही चलने वाला है कि भाई बाकी सब कर लो, नेतृत्व का दरवाजा बंद है। हमारे यहाँ नेतृत्व का दरवाजा बंद नहीं है, खुला हुआ है और उसमें कई प्रत्याशी हो सकते हैं, जो कि अच्छा है। आपके एलाइज भी अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अभी कहा कि सुषमा स्वराज बाला साहब ठाकरे की पसंद थी, हम चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे की पसंद को भाजपा ध्यान में रखे, अभी उन्होंने कहा जी। नीतीश कुमार नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो कुछ शर्तें ज़रूर सार्वजनिक कर चुके हैं कि भाई इन पैरामीटर्स पर वो चेहरा खरा उतरना चाहिए। अमिताभ जी, ये भी बड़ा स्वाभाविक चीज़ है। जो प्रधानमंत्री बनेगा वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, वो एनडीए का प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, अगर ये होगा तो ये सही नहीं है क्या कि जो भी अलाइज हैं, जो भी आपके सहयोगी दल हैं, उन सब का मत और उन सब का मूल्यांकन, उसके बारे में भाजपा के नेतृत्व को जानकारी भी होनी चाहिए और उसका जितना महत्व होना चाहिए उसके बारे में सोच भी होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन अंतिम फैसला इस विषय में भाजपा का जो निर्णायक दल है वो बैठ के लेगा और वो फैसला तर्कसंगत होगा, वो फैसला जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरेगा, वो भाजपा को एक नए शिखर तक लेके जाएगा। इसमें मुझे तो कोई संशय की गुंजाइश नहीं दिखती है।
सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि बंगारू लक्ष्मण का जब प्रसंग आया था तो उसने भाजपा को बहुत समय तक असहज स्थिति में रखा, और अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी, उनके ऊपर जो आरोप लगे उससे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो उसका परसेप्शन है उसको कहीं ना कहीं डेंट लगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ये 100% सही है कि परसेप्शन मैनेजमेंट में जो आरोप लगे उससे भाजपा एक टाइट कॉर्नर में आ गया था। और शायद इसी चीज को देखते हुए नितिन गडकरी जी ने खुद ने कहा कि मैं अध्यक्ष का पद दूसरी बार के लिए नहीं लूंगा, क्यों उन्हें भी दिख रहा था कि जो स्थितियां पैदा कर दी गई थी, वो जो झूठ बार बार बोल के लोगों के दिमागों में एक भ्रम पैदा कर दिया गया था, उससे कहीं भाजपा का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने खुद स्वेच्छा से कहा कि दूसरी टर्म मैं नहीं लूंगा। तो आप जो बात करें बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, भाजपा अध्यक्ष के ऊपर अगर आरोप लगाए जाएं और उससे परसेप्शन कहीं उसमें अगर फर्क आए तो वो बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि भाजपा से लोगों की उम्मीद एक दूसरे आचरण की है। सुधांशु जी, वाजपेयी जी और अडवाणी जी का जो युग रहा 50 वर्ष का, लगभग 5 दशकों का, भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ, उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी अथॉरिटी, उसका इकबाल दिखता रहा पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी रही। उस पीढ़ी परिवर्तन के बाद छत्रपों का अभ्युदय हो गया भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसी ऐसी स्थितियां हो गई कि कोई चीफ मिनिस्टर पता लगता था कि 6 महीने तक पार्टी अध्यक्ष के साथ टॉकिंग टर्म्स पर नहीं। पार्टी अध्यक्ष किसी को बुला के करें आप इस्तीफा दे दीजिए, वो कह रहा जी हम इस्तीफा नहीं देते हैं। ये चीजें भी शायद परसेप्शन खराब करती हैं पार्टी का। अमिताभ जी, ये बड़ा गंभीर विषय है। केंद्र का इकबाल और रीजनल सत्र जो है ना, इनका पावर बैलेंस क्या होगा, ये किसी भी व्यवस्था में एक बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, दोनों एंड एक्सट्रीम जो हैं वो दोनों राजनीति के लिए अच्छे नहीं होते। चीफ मिनिस्टर जो है वो केंद्र तय करेगा, गधा घोड़ा उल्लू जो भी होगा उन्होंने कह दिया और ये बन गया। लोगों की आकांक्षाएं किसी और से है, किसी और के नाम पे वोट मांगी गई है और किसी और को बना दिया। जी, ऐसा भी होता है। इससे राजनीति का नुकसान होता है। वैसे ही अगर केंद्र में जिस नेतृत्व को आप देख रहे हैं उसकी इतना भी अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो राज्यों में संगठन को ढंग से चला सके, तो वहां भी नुकसान होगा। तो ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है। इसमें दोनों एक्सट्रीमेंट्स गलत होते हैं। इसमें एक हेल्दी बैलेंस होता है कि जो रीजनल लीडरशिप है, जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, उसका अपनी भूमिका होनी चाहिए, उसका अपना महत्व होना चाहिए, लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं उसका ध्यान रहना चाहिए, और फिर ओवरऑल नियंत्रण, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर हो सके। ये आइडियल व्यवस्था होती है। देखिए, एक कहते हैं कि जो प्रभारी होता है ना, उसकी भूमिका क्या होती है, सेतु कि भाई ब्रिज की। सेतु के अलावा अंकुश की होती है कि भाई सत्ता जनता ने तुम्हें दी, जनता ने तुम पे विश्वास रखा, उस विश्वास के साथ विश्वासघात ना हो जाए। इसलिए तुम्हें कोई मैं काम वो नहीं करने दूंगा जो जनता की आकांक्षाओं पे खरा ना उतरे। ये काम होता है प्रभारी का, ताकि वो सत्ता ढंग से चलती रहे। उसका अंकुश कौन रखेगा? प्रभारी रखेगा। अगर ये भूमिका जहां गलत हो जाती है, कैसे कि या तो प्रभारी की कुछ से ही नहीं बचती है, या प्रभारी इतना हावी हो जाता है कि जो प्रादेशिक नेतृत्व है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो बौन हो जाता है, गौण हो जाता है, तो फिर राज्यों में नुकसान हो जाता है। अब आप यूपी में ले लीजिए। आज यूपी में हमारे सामने मुकाबला क्या है? एक और अखिलेश मुलायम सिंह, दूसरी ओर मायावती। इनके कद देखिए। इस कद के सामने स्थानीय नेतृत्व जब तक बड़ा नहीं दिखेगा तब तक यूपी में जनता की आस्थाएं हमारे प्रति कैसे आएंगी? सुधांशु जी, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। हम इस पर वापस आएंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का आपको रोकूंगा। आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पर बात जारी रखेंगे सुधांशु मित्तल जी के साथ।